हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विर्थ चैप्टर को देखेंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई विर्थ क्या होता है। तो भाई आप इसका डिफिनीशन अगर आपको लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि विर्थ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अचर दूरी पर होता है। जो अचर दूरी जो होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त का जो नियत बिंदु होता है उसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी अर्थात अचर दूरी को अगर हम 360 डिग्री में अगर घुमा लेते हैं, 360 डिग्री में ऐसे घुमाते हैं तो उससे बना जो फिगर होता है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। ये देखिए, नियत दूरी जो होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं, और इस वृत्त में बहुत सारे रेडियस खींचा जा सकता है। ठीक है, और सभी की जो रेडियस जो होगी वो सभी जो त्रिज्याएं होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और जो निश्चित बिंदु से खींची जाएगी या जो निश्चित बिंदु होगी उसको हम लोग सेंटर या केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है जीवा। ठीक है, जीवा क्या होता है, तो देखिए जीवा का डिफिनीशन लिखिएगा तो वृत्त पड़ के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, बशर्ते वो केंद्र से होते हुए न जाए। जैसे देखिए, यहाँ एक कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, तो इसको अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये जीवा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वो केंद्र को न छुए, अगर केंद्र को छू देगा तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, आप एक वृत्त पर बहुत सारी जीवा हो सकती है। देखिए यहाँ पर भी दो बिंदुओं को मिला दिए तो वो भी जीवा हो गया। ठीक है, अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछेगा तो वो व्यास होती है, और आपसे पूछेगा कि वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो वृत्त में अनगिनत जीवाएं हो सकती है, और ये भी जीवाएं आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये भी जीवा है तो ये जीवा आपस में बराबर नहीं है, इसमें बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिएगा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा करते हैं, बशर्ते वो केंद्र को न छुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए व्यास होता है, अगला क्वेश्चन आता है व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास का डिफिनीशन लिखिएगा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होती है केंद्र से होकर जाती है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसे हम व्यास कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं, और व्यास का फॉर्मूला होता है 2 × त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो व्यास कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वृत्त में कितनी व्यासें हो सकती है, तो अनगिनत हो सकती है। ठीक है, और ये सभी व्यासें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये सब आसान बात है, आप इसको लिखते जाइएगा। वृत्त की परिधि आपसे पूछेगा तो लिखिएगा, वृत्त का परिमाप ही सामान्य वृत्त की परिधि कहलाती है। फिर है ना, वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी चारों जो हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और यह वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने पर तय करती है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं चारों ओर तो इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है चाप क्या होता है। देखिए चाप क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है ना, वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, जैसे ये वाला भाग भी चापे कहलाएगा और ये बड़ा वाला भाग भी चाप कहलाएगा। ये बड़ा वाला भाग जो होता है उसको ये दीर्घ चाप कहलाता है, और ये जो छोटा वाला जो होता है एरिया, उसको ये छोटा वाला जो चाप होता है इसको लघु चाप कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, बशर्ते ये जो होता है बड़ा वाला होता है उसको दीर्घ चाप कहते हैं, और ये जो छोटा वाला होता है उसको लघु चाप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सब आसान है, आप इसको लिखते जाइएगा फिगर बनाते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आता है केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण या सेंट्रल एंगल क्या होता है, या केंद्रीय कोण किसे कहते हैं। तो किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण जो होती है केंद्रीय कोण कहलाती है ना। वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिजीवा द्वारा, जैसे ये देखिए ये जीवा है ना, वृत्त की जीवा है, और इसके द्वारा जो बनेगा, जो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर जो कोण बनेगा है ना, इसको केंद्रीय कोण कहते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कोई जीवा होगा, ये जैसे ये जीवा हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको खींच देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है, वो किसके सहायता से बनता है, तो जीवा के सहायता से बनता है। तो इस तरह से फिगर आप लिख के इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेंगे। आगे आता है वृत्त
का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, तो भैया इसका डिफिनीशन लिखिएगा, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप के घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको अगर बताएं इस फिगर में आप देखिएगा तो ये जैसे देखिए ये जो होता है ये हम इस वृत्त को क्या कर रहे हैं, दो भागों में खंडित कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। ये एक त्रिज्यखंड होगा, एगो ये त्रिज्यखंड होगा। चूंकि ये बड़ा है तो इसको दीर्घवृत्तखंड कहेंगे, और ये चूंकि छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड, तो वही बात हम आपको यहीं सेम डिफिनीशन है तो आप इसमें लिख लीजिएगा ये डिफिनीशन। देखिए ये होता है, देखिए ये केंद्र है और केंद्र से पीछे हट के जा रहा है, कोई जीवा इसको काट दो भागों में बांट रहा है ना, दो बराबर भाग में नहीं है। चूँकि बराबर भाग में होता है तो वो अर्धवृत्त कहलाता है, लेकिन ये देखिए बराबर भाग में नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, लघुवृत्त, और ऊपर वाला जो होगा उसको दीर्घवृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, चूँकि एरिया बड़ा है तो इसलिए इसको दीर्घवृत्तखंड, हाँ ये एरिया छोटा है इसलिए इसको लघुवृत्त कहेंगे। हाँ यहीं अगर केंद्र से होते हुए जाएगा तो ये हो जाएगा आपको अर्धवृत्त, ये भी आपको अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे इसका फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूला आपको देखना है। जैसे वृत्त का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। वृत्त का फॉर्मूला जो होता है आप देखिए ये सर्कल है, और सर्कल में अगर ये केंद्र को छूटे हुए केंद्र को छूते हुए कोई लाइन जाता है तो इसको लोग हम व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग ये त्रिज्या होती है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो डी जो होता है वो किसके दुगुना होता है, तो आर का दुगुना होता है। ठीक है, और आर जो होता है डी का आधा होता है। तो ये अगर हमें आर निकालना है तो व्यास में 2 से भाग देंगे, अगर हमें व्यास निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो वृत्त का फॉर्मूला आपको तो पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इस पूरे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, जहाँ की पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है 22/7। ठीक है, 22/7 या एक और होता है 3.14, तो इन दोनों में से आप कोई ले लीजिएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको पाई आर स्क्वायर, जहाँ का पाई का वैल्यू होता है, और आर जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आर को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर कहेगा वृत्त की परिधि मतलब ये वाला एरिया, इस जो ये बाहर चारों तरफ से घिरा हुआ है इसको परिधि कहते हैं। तो अगर परिधि पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr, या अगर देखिए यहाँ आर का दुगुना होता है, आर का दुगुना डी होता है, इसलिए यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पाई डी। अगर व्यास होगा तो उसमें पाई से आप पाई से गुना कर दीजिएगा तो वो आपको परिधि निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको त्रिज्या निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, या तो आपको त्रिज्या रहेगा तो इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए, और व्यास रहेगा आपका मालूम रहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अर्धवृत्त के बारे में देखेंगे। चलिए अर्धवृत्त देखेंगे। देखिए वृत्त हम आपको अर्धवृत्त बताए थे कि देखिए केंद्र को अगर कोई लाइन केंद्र को छूते हुए अगर चला जाता है तो वृत्त को क्या करता है, आधा भाग में बांट देता है। वो किस बराबर आधा भाग में बांट देता है, तो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का अगर आप देखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, चूँकि अर्धवृत्त मतलब होता है वृत्त के 2 आधा हो जाता है, यानी अर्धवृत्त मतलब आधा, वृत्त का आधा। तो आधा मतलब उसका अगर सीधा सा अगर क्षेत्रफल अगर आपको निकाले तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला एरिया उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर पूरा का अगर निकालते हैं वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आधा निकालना होगा तो उसका क्या करिएगा 1/2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालने के लिए आएगा तो आप क्या करिएगा पाई आर पर इसको डाल दीजिएगा, ये अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगा। और अगर इसमें अगर कहेगा आपसे अर्धवृत्त का परिमाप नहीं पूछेगा तो आप इस पर पाई आर प्लस डी पर रख दीजिएगा, आपको परिधि इसका परिमाप पूरा आ जाएगा, किसका, अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो पाई आर प्लस डी, अर्धवृत्त का परिधि पूछे तो पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप लिखते जाना है। अगला है चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश उसको कहते हैं कि अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, एक कोई वृत्त है और इस वृत्त को क्या करते हैं 4 भागों में बांट देते हैं, बराबर 4 भागों में बांट देते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये और इतना ये। तो एक भाग जो होता है ना तो इसको कहते हैं चतुर्थांश, है ना, वृत्त का चौथा भाग का एक भाग, 4 भाग का एक भाग जो होता है उसको चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है। अगर आपको कहेगा कि चतुर्थांश का परिमाप, जैसे देखिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा चाप है और ये हमारा केंद्र है, तो ये एक भाग है, 4 भाग का एक भाग है, पूरे वृत्त का 4 भाग का एक भाग है। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल तो देखिए 4 भाग का एक भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका चौथा भाग का निकालना है तो 1/4 कर दीजिएगा, तो 1/4 करिएगा तो ये वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो अगर आपको व्यास मालूम रहेगा, ठीक है, अगर आपको ये व्यास मालूम रहेगा तो आप इस पर डाल दे सकते हैं या इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चतुर्थांश का परिमाप पूछेगा तो 1/2 पाई आर प्लस 2r इस पर भी डाल दीजिएगा, या अगर 1/2 पाई आर प्लस डी ये पे भी डाल दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई पर फॉर्मूला डालिएगा, कोई भी मान रखिएगा, दोनों में से कोई पर रखिएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे आएगा चतुर्थांश का परिधि अगर पूछेगा तो इस परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर। ठीक है, 1/2 पाई और आर, पाई का तो वैल्यू हम आपको बता दिए हैं 22/7 होता है या 3.14 होता है। आर का तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/2 पाई आर। ठीक है, चतुर्थांश का परिधि अगर निकालने के लिए होगा तो फॉर्मूला बैठा दीजिएगा 1/2 पाई आर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि वृत्त का चौथा भाग का एक भाग था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें 4 भाग का एक भाग कहेगा निकालने के लिए तो 1/4 कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आप 1/4 कर दीजिएगा तो ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे, आगे फॉर्मूला देखेंगे, त्रिज्यखंड के बारे में देखेंगे। त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड अगर आपको देखना है तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त में ये देखिए ये वाला भाग जो होता है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये होता है, ये बड़ा हिस्सा कहलाता है वो उसको दीर्घवृत्तखंड कहते हैं, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, चाप होता है। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारा जो होता है ये कोण बनता है, इसको थीटा कहते हैं। ये छोटे के लिए लघु वृत्तखंड का थीटा है और ये हमारा जो होगा वो दीर्घवृत्तखंड का थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा जो होता है कोण को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे पहले पूछेगा कि त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप थीटा बटा 360, चूँकि 300 टोटल 360 होता है और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा तो थीटा यानी थीटा का मान यानी कोण का मान आपको दिया रहेगा तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। दीर्घवृत्तखंड का अगर कहेगा तो आप ये यूज़ करिएगा थीटा 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दीर्घखंड का यानी बड़े वाले का हिस्सा का आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर आपको कहेगा एक और बात कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा, देखिए पूरा एरिया निकाल लीजिए, जिसमें से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करेगा तो दीर्घवृत्तखंड का आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी अगर आए तो आप पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। लघु वृत्तखंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर लघु वृत्तखंड है तो वहाँ पर दीर्घवृत्तखंड का यूज कर दीजिएगा। तो वो हमारा इसका ये बड़े वाला का हिस्सा का निकल जाएगा, छोटे वाला का भी हिस्सा का निकल जाएगा। अगर आपको चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, थीटा बटा 180 बटा पाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप चाप की लंबाई निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें ये ऊंचाई होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर आपको ऊंचाई यानी h और b दे ले रहे तो आप फॉर्मूला यूज़ करिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। तो जानते हैं आप लोग, अगर तीनों भुजाएं दे ले रहे, जैसे ये देखिए तीनों भुजा दे ले है, ये भुजा दे ले है, ये भुजा दे ले, ये भुजा दे ले, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इस हीरोन सूत्र यूज करिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो हीरोन सूत्र पर यूज कर दीजिएगा, √(s) इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s निकालने के लिए फॉर्मूला होता है तीनों को जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा, यानी ये जोड़ दीजिएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो s निकलेगा, फिर s निकलेगा तो हीरोन सूत्र पर इसको बैठा दीजिएगा तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद भी होना चाहिए बच्चे, हम लोग बेसिक है, ये बेसिक हम लोग क्लास 8, 9, 7 में पढ़े हुए हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
होता है क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3 × 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर बैठा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर परिमाप पूछेगा, यानी तीनों भुजाओं को अगर हम निकालने के लिए परिमाप पूछेगा तो क्या करिएगा, 3 × भुजा, तीनों भुजा तो एक ही जैसा होता है, तो 3 को साइड होता है तो 3 × भुजा या तीनों साइड का जोड़ हो जाएगा, ठीक है, सम हो जाएगा। तीनों भुजाओं का सम या 3 गुने भुजा, तो ये भी आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालने के लिए कहेगा, शीर्ष लंब के लिए तो √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 × भुजा, तो शीर्ष लंब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को इससे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग आपको पता होगा कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर वर्ग का क्षेत्र देखिए, जिसमें ये जितना भुजा हो उतना भुजा ये हो, जितना ये भुजा है जितना ये भुजा है, ये वर्ग आपस में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल का बात कहेगा तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी जो साइड है उसको आप स्क्वायर के साइड के स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा करिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का परिमाप अगर पूछेगा तो 4 गुने भुजा, चूंकि भुजा सब बराबर होता है उसमें 4 का गुना करिए या सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, जितने भी साइड है उन सबको जोड़ दीजिएगा तो वो भी परिमाप आ जाएगा, ठीक है, या 4 गुने भुजा कर दीजिएगा तो वो भी परिमाप आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब ये वाला, ये विकर्ण कहते हैं, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 × भुजा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वर्ग से संबंधित जितना भी आपको फॉर्मूला है यही है जो मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आयत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आमने सामने की जो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो लंबाई × चौड़ाई यानी L × B करिएगा तो आपको इसका क्षेत्रफल या टोटल का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप कहेगा तो 2 × L + B यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने 2 से आप इसे गुना कर दीजिएगा तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा, ये मतलब चारों भुजाओं का ये सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आयत का विकर्ण कहेगा यानी सबसे ये बड़ा वाला भुजा, ये सबसे बड़ी जो होती है इसको विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण पूछेगा तो √L² + B², इस पर बैठा दीजिएगा तो आपको विकर्ण निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट वलय के बारे में जानेंगे। देखिए वलय यानी सकेंद्रीय वृत्त आपको बताया गया था, तो जिसके वे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, 2 वृत्तों का केंद्र जब एक होगा तो उसको कहेंगे वलय, ठीक है। जिसके बीच वाला जो भाग होगा ये क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं वलय, ठीक है। इसमें जो ये केंद्र होता है, ये दोनों वृत्त का केंद्र है, ये जो होता है इस छोटे वृत्त का त्रिज्या है और ये है बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। तब बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं और जो छोटी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, पाई × कैपिटल R² - R², ठीक है, स्मॉल r²। तो इस पर आप अगर बैठा लीजिएगा तो आपका वलय का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इतना ही इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप इसको लिख लीजिएगा फिर इसको याद करिएगा, फिर चैप्टर को करिएगा तो चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है, आप फॉर्मूला याद करते रहिए, कर लीजिएगा, फिर इसको चैप्टर को करिएगा, फिर आप चैप्टर बहुत आसान है, इस चैप्टर को आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।